Hello guys, welcome to VS Educational Place BPSC 132 book by SV Crazy Hacks। गाइज हमारी BPSC 132 बुक का नाम है भारत सरकार और राजनीति। इस बुक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आइए गाइज शुरू करते हैं। खंड 2 में हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं खंड 2 की। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। गाइस इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खंड 2 की पहली इकाई यानी कि इकाई 4 को, जो है मूलभूत विशेषताएं। तो आइए गाइस इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। गाइस हम इस वीडियो में संविधान की अधिनियम यानी संविधान की विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। किस आधार पे बनाया गया है, कौन कौन से अधिनियम दिए गए हैं, किन किन विशेषताओं से संविधान बनके तैयार हुआ है। तो यही सब हम इस इकाई में पढ़ने वाले हैं। तो ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें प्रमुख विशेषताएं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो इसे बहुत ही अच्छे से कर लेना है। तो आइए गाइस बिना देर करते हुए शुरुआत करते हैं इस इकाई की। गाइस पहले थोड़ी प्रस्तावना जान लेते हैं जिससे हमें जस्ट आइडिया हो जाएगा इस इकाई में हम क्या पढ़ने वाले हैं। भारत का संविधान देश के लोगों की इच्छा का प्रतीक है। संविधान को संविधान सभा में लंबी बहस के बाद तैयार किया गया है, यानी कि संविधान को संविधान सभा के अंदर देश के सभी लोगों की इच्छा का मान रखते हुए बनाया गया है। सभी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। संविधान सभा की कार्यवाही 6 सितंबर 1946 को शुरू हुई थी, जो कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी कि हम इसमें संविधान के शुरू से लास्ट तक की कार्यवाही को पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान का पूर्ववर्ती भारत सरकार अधिनियम 1935 था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था। तो आइए गाइस जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 35 यह अधिनियम संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट का उपज था, जो कि ब्रिटिश संसद में चर्चा की गई थी, जिस पर महारानी ने 2 अगस्त 1935 को अपनी सहमति प्रदान कर दी थी। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता कुछ संशोधनों के बाद में भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई, यानी कि एक रिपोर्ट बनाई गई जिसके अंदर बहुत सारे सुझाव थे जो कि ब्रिटिश संसद ने भी पास किए। ब्रिटिश की महारानी ने भी 1935 में उसको अनुमति दे दी थी। तो उन्हीं कुछ संविधानों को संशोधित करते हुए संविधान में ऐड किया गया। इसमें सबसे प्रमुख संघीय ढांचा रहा, जिसके अंदर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ये दोनों मिलकर काम करती हैं। शक्तियाँ इन दोनों में विभाजित की गई हैं, इन दो प्रकार की सरकारों में। तो इसे यहाँ संघीय ढांचा बोला गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनके बीच में डिवाइड है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। द्विसंदात्मक विधायिका उच्च सदन और निम्न सदनों में लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, एवं संघीय न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। इन प्रणालियों में इनको डिवाइड कर दिया गया है सभी को, और सभी के अपने अपने काम बना दिए गए हैं। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यही सब हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। इन सब का क्या काम रहेगा संविधान को लेके, यही हम अच्छे तरीके से डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं संविधान सभा के बारे में, क्योंकि संविधान के बनने का कार्य संविधान सभा से शुरू हुआ था। संविधान सभा का गठन ही संविधान को बनाने के लिए किया गया था। संविधान निर्माण का कार्य आसान नहीं था, बहुत कठिन कार्य था, ये बहुत मुश्किल काम था। संविधान लोगों की इच्छाओं को, लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। सभी के हितों के लिए इसको तैयार किया गया, जिसके अंदर सदियों से चल रहे अन्याय, शोषण, सामाजिक भेदभाव जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाना बहुत इम्पोर्टेंट माना गया। साथ ही साथ 2 शताब्दियों से चल रहे औपनिवेशिक शासन का भी ध्यान रखा गया इसके अंदर।
इसके अतिरिक्त संविधान के अंदर सभी धर्मों, सभी वर्गों के हितों का भी ध्यान रखा गया। आम सहमति के आधार पर ही संविधान निर्माण का कार्य पूरा हुआ। इसके बजाय इसको बहुमत के सिद्धांत पर आधारित नहीं किया गया, यानी कि इसको आम सहमति पर बनाया गया, जहाँ पे सभी सहमत हो रहे हैं, ऐसा संविधान निर्माण किया गया। ऐसे नियमों का निर्माण किया गया जिस पे सभी की सहमति रहेगी। बहुमत यानी कि कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग असहमत हैं। जहाँ पे ज़्यादा लोग सहमत हैं उसके बेस पे इसको स्वीकृति नहीं दी गई। जहाँ पे आम सहमति है, सभी ही सहमत हैं, उस आधार पे संविधान का निर्माण हुआ। इसमें विभिन्न विचारधाराओं और कानूनी पृष्ठभूमियों के लोग शामिल रहे और सभी ने मिलकर काम किया। इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और जवाहरलाल नेहरू इसके प्रमुख विचारक रहे। इस सभा के अन्य सदस्य जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, टी कृष्णमाचार्य, अदली कृष्णा स्वामी अय्यर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जेबी कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल आदि इसके मेंबर रहे। सभी संगठनों से इसके अंदर मेंबर शामिल हुए, जिन्होंने मिलकर सर्वसहमति से इस संविधान का निर्माण किया और संविधान को लागू किया। कुल मिला के 381 सदस्य थे इसके अंदर, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के मेंबर्स थे। कांग्रेस पार्टी आ जाती है, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति फेडरेशन, मुस्लिम लीग जैसे दल शामिल हो जाते हैं इन 381 सदस्यों में। इसके अलावा सभी प्रांतों के प्रतिनिधि, कुछ स्वतंत्र सदस्य भी शामिल किए गए। विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिसे संविधान सभा में सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तुत समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, अध्यक्ष थे जो इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कुछ संशोधनों के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए गए। संविधान पूरा कंप्लीट हो गया। इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया। संविधान सभा के सदस्यों में 3 वर्ष के अंदर संविधान निर्माण का कार्य कंप्लीट किया। इसका श्रेय संविधान निर्माताओं को जाता है कि अन्य देशों में संविधान निर्माण में काफ़ी समय लगा, लेकिन भारत में बहुत कम समय में संविधान का निर्माण हो गया। भारतीय संविधान निर्माताओं को इसका क्रेडिट जाता है, जिसके दृष्टिकोण को इतना विस्तारित था कि संविधान को बना के लागू भी कर दिया और कोई प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगा, यानी कि कोई डाउट भी नहीं रहा किसी को। बदलती हुई परिस्थितियों में इनमें कई संशोधन भी किए जा चुके हैं और आगे भी कई संशोधन होते रहेंगे, लेकिन इसकी मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकते हैं। सिर्फ कुछ ही जो इसकी मूल विशेषताएं हैं उनको कभी भी नहीं बदला जा सकता। सिर्फ कुछ परिस्थितियां ही ऐड कर सकते हैं, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग कुछ रूल ही ऐड कर सकते हैं। प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। संविधान सर्वोपरि है। भारत की संप्रभुता के साथ कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। भारत एक गणराज्य है और यह राजशाही में कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। लोकतंत्र केवल मत अधिकार नहीं है, बल्कि यह जीवन का आधार है। धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता न्यायपालिका इस लोकतंत्र के 2 पहियों की तरह हैं। संविधान में बिना किसी मूल भावना को बदले संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ मूल विशेषताएं हैं जिनको नहीं बदल सकते हैं, जिनको संशोधित नहीं कर सकते हैं। हमेशा संविधान सर्वोपरि ही रहेगा। संप्रभुता के साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे। भारत की संप्रभुता के साथ भारत गणराज्य है और गणराज्य ही रहेगा। लोकतंत्र देश ही रहेगा। कभी भी राजशाही या तानाशाही जैसी चीज़ों में परिवर्तित नहीं कर सकते भारत को। लोकतंत्र केवल मताधिकार
ही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि मत वोट डालने का अधिकार है, नेता को चुनने का अधिकार है, बल्कि ये जीवन का आधार है, जीवन जीने का बेस है ये एक तरीके से। धर्मनिरपेक्षता, कोई भी धर्म चुन सकते हैं, किसी एक धर्म को कभी भी ऊपर नहीं रखा जाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, सभी के लिए एक समान न्याय के नियम होंगे, कानून होंगे, वो एक समान होंगे। इस लोकतंत्र के दो पहिए माने गए हैं, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्र न्यायपालिका को। संविधान के बिना किसी मूल भावना को बदले संशोधन नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये मूल भावनाएं हैं, इनको नहीं बदला जा सकता। इनके अलावा कोई भी संशोधन किया जा सकता है संविधान के अंदर। हम कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं आगे, जैसे कि सार्वभौमिक लोकतंत्र गणराज्य। ये इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता है जो कि सार्वभौमिक है। हमारे देश के लोगों में सार्वभौमिक घोषित किया गया है संविधान। संप्रभुता लोगों में मौजूद रहेगी। इसका इस्तेमाल संस्थाओं द्वारा किया जाता है जो इस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। संप्रभुता का किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा, जो कि एक मूल विशेषता है भारतीय संविधान की। भारत किसी दूसरे देश पर कभी भी निर्भर नहीं रहेगा और दोबारा से कभी उपनिवेश में नहीं बदल सकता, यानी कि भारत को किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर नहीं होना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, कभी भी किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बनना है। हमारा देश गणराज्य होगा और लोकतंत्र सरकार पे आधारित होगा। राज्यों का संघ, संविधान की ये भी एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें भारत को राज्यों का संघ माना गया है, यानी कि संविधान में अनुच्छेद 1 में ही ये शामिल किया गया है कि नए राज्यों का गठन हो सकता है, नए राज्यों को प्रावधान दिया गया है, हम नए राज्यों को शामिल कर सकते हैं भारत में। तो आइए हम इसे ग्राफिक की हेल्प से समझते हैं, बहुत इजीली समझ आ जाएगा हमें ग्राफिक की हेल्प से। इसको हम ग्राफिकल तरीके से समझते हैं, जैसे कि 1956 में हुआ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल ये एक राज्य हुआ करता था, जिसे कि 1956 में 4 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया, जो कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह बम्बई राज्य के साथ हुआ। बम्बई राज्य को 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया गया, जो कि आज के टाइम पे महाराष्ट्र और गुजरात के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह अन्य कुछ राज्य, जैसे कि सिक्किम 1975 में, 2000 में उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड का गठन हुआ। इसके बाद हाल ही में 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर लद्दाख राज्य में डिवाइड कर दिया गया, जो कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिए गए हैं। तो इस तरह संविधान राज्य गठन करने की अनुमति देता है, ये अनुच्छेद 1 में दिया गया है। मूल अधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुछ जो आम आदमी का अधिकार भी है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 के 6 अधिकार मौलिक अधिकार हैं, जो कि अच्छे से याद कर लेने हैं। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि देश के हित के लिए संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, उसके बदले में मुआवजा दिया जा सकता है। मूल अधिकारों को संविधान में भाग 3 में रखा गया है। इनको लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है इसका अधिकार कि इनको अच्छे तरीके से लागू किया जाए। मूल अधिकार न्यायोचित हैं, यानी कि उसके न्याय का ध्यान रखा जाए, न्याय के ऊपर डिपेंड है मूल अधिकार। इनमें से कुछ अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए ही हैं, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए नहीं हैं। अनुच्छेद 20, 21 और 22 में सबसे ऊपर लागू होते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारे अधिकार असीमित
नहीं है, यानी कि हमें सिर्फ सीमित अधिकार मिले हुए हैं, कुछ ही अधिकार मिले हुए हैं, जो कि 6 मौलिक अधिकार भारत में आम नागरिक को प्रोवाइड करवाए गए हैं, इसलिए असीमित नहीं है। इन पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है टाइम आने पर। आपातकाल के अलावा मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, यानी कि आपातकाल की स्थिति में इन अधिकारों को लिया जा सकता है हमसे। यहाँ तक कि आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते, यानी कि अनुच्छेद 22 को ही निलंबित कर सकते हैं आपातकाल में भी, अनुच्छेद 20 और 21 को उसमें भी निलंबित नहीं हटा सकते। 44 में संविधान संशोधन में कहा गया कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा, यानी कि 20 और 21 को नहीं हटा सकते आपातकाल के दौरान भी, लेकिन 22 को हटाया जा सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान भारत के हर नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिलाता है। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 ये सभी स्वतंत्रता अधिकार प्रोवाइड करवाते हैं भारत के नागरिकों को। तो इसमें कौन कौन से स्वतंत्रता हमें दी गई है, आइए जान लेते हैं डिटेल में इसको भी। स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 19 में हमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एकत्रित होने की, यानी कि शांति से इकट्ठा होने की, देश में कहीं भी घूमने की, रहने की स्वतंत्रता मिलती है, किसी भी धर्म को चुनने की या फिर मानने की स्वतंत्रता मिलती है हमें। संगठनों का गठन कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं, पार्टियां बना सकते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत हमें ये स्वतंत्रता मिलती है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती, दंड नहीं दिया जा सकता, एक बार ही एक अपराध की सज़ा मिलेगी। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है हमें। और अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको उसकी वजह बताई जाएगी, उसके बिना नहीं रखा जा सकता। किसी भी अपराध को कबूल करवाने के लिए किसी व्यक्ति को हम बाधित नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को हम मजबूर नहीं कर सकते खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए, फिर खुद के विरुद्ध अपना साक्षी होने के लिए हम किसी व्यक्ति को बाधित नहीं कर सकते। समानता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 14 में व्यक्तियों के विविध की सक्षम समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के न्यायालय की तरफ जा सकता है। न्यायालय बिना किसी भेदभाव के, पक्षपात के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 में राज्य को आदेश दिया जाता है कि वो किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म, जात इन सब के आधार पर अलग अलग नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता। नागरिकों को उनके वर्ग की उन्नति के लिए और अनुसूचित जातियों, जनजातियों के प्रावधान के लिए संरक्षण, आरक्षण, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण भी प्रदान किए गए हैं। धन और संसाधनों का भी सही वितरण से किया गया है। पुरुष और महिलाओं दोनों में समान वेतन दिया जाए, ये प्रावधान किया गया है। सभी कामगारों और मजदूरों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए। देश के बच्चों का शोषण से रक्षा की जाए। विकास एवं आत्मसम्मान की रक्षा की जाए। इसके अलावा अनुच्छेद 16 में सभी नागरिकों को रोजगार में समान अवसर के अधिकार का अवसर भी समानता की गारंटी दी गई है। इसके अलावा अस्पृश्यता या फिर छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 16 के तहत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अगर हम बात करें, ये एक प्रकार का अपराध है तथा अनुच्छेद 18 में सभी प्रकार की
उपाधियों का प्रतिरोध किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अगर इनकी बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए कुछ नियम और कानूनों को पालन करना ज़रूरी है। मूल अधिकारों की तरह ये सिद्धांत न्याय संगत नहीं है लेकिन कल्याणकारी साबित होते हैं। संविधान इन सिद्धांतों की गारंटी नहीं देता, इसलिए इनके कार्यान्वयन के लिए न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों संविधान के मूल रूप हैं। अगर बात करें मूल कर्तव्यों की तो संविधान के भाग 4 में मूल कर्तव्य सभी नागरिकों को अनुपालन करने के लिए प्रदान किए गए हैं। सभी नागरिकों को संविधान, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए। सभी नागरिकों को ये कर्तव्य है कि वे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें तथा अच्छे समाज के निर्माण के लिए काम करें, किसी प्रकार के विभाजनकारी काम ना करें। सभी नागरिकों के लिए अपनी प्राकृतिक एवं भौतिक संसाधनों की रक्षा करना चाहिए। उच्च यानी कि जो देश के संसाधन हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। सभी नागरिकों को अपना कर्तव्य समझना चाहिए। देश के लिए उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए, यानी कि तरक्की के रास्ते ढूंढने चाहिए और तरक्की के रास्ते में ही काम करना चाहिए। जहाँ पे देश आगे बढ़े ऐसे काम करने चाहिए। मूल कर्तव्यों में ये कुछ कर्तव्य आ जाते हैं जो देश के हर नागरिक के कर्तव्य बन जाते हैं अपने देश के लिए, जो संविधान में भाग 4 में शामिल किए गए हैं। अगर हम संघ की बात करें तो उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आ जाते हैं। जैसा कि जो कि राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं उन सबको ही पता है, सरकार के 3 अंग होते हैं, 3 शाखाएं होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इन्हीं की हम बात करने वाले हैं। विधायिका की बात कर लेते हैं तो स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया था, जिसमें कि शासन व्यवस्था होती है। तो राज्यों का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है और सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जिसमें उनके मंत्री परिषद के सदस्य भी शामिल होते हैं और ये सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा कार्यपालिका की बात करें तो भारत में कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन जबकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करती है, विधायिका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के साथ मिलकर बनती है। संघीय मंत्री परिषद के सदस्य दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। इसके अलावा राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के सदस्य एकल हस्ताक्षरकरण यानी कि साइन होते हैं, यानी कि चुना जाता है, चुनाव होता है, तो उनमें से चुना जाता है राष्ट्रपति, जिसको दोनों सदनों के सदस्य कबूल करते हैं, मानते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव एवं पद से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 में दिए गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार या फिर पद या फिर चुनाव के लिए जो संविधान से संबंधित प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 52 से 62 तक दिए गए हैं। राज्य के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जैसे कि हम जानते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ही तरह भारत में राष्ट्रपति को 3 सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में बनाया गया है। राष्ट्रपति सभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधित करता है। उससे किसी अपराधी की सज़ा कम करने की या फिर माफ़ करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, महाधिवक्ता, राज्यों के राज्यपाल, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, भारत के महालेखाकार इत्यादि ये सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। तो मंत्रिपरिषद की बात कर लेते हैं।
कैबिनेट एवं मंत्रिपरिषद दोनों ही अलग अलग चीज़ होते हैं। कैबिनेट रैंक एवं राज्य मंत्री होते हैं कैबिनेट के अंदर, और जबकि परिषद के अंदर उप मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद ही राष्ट्रपति को देश के कार्यों और मामलों में सहायता और सलाह देते हैं। इनमें सबसे प्रमुख संसद का विघटन यानी कि लोकसभा का विघटन है, जो कि युद्ध की घोषणा या फिर आपातकाल की घोषणा करना होता है। अगर विधायिका या संसद की बात करें तो भारत संसद देश के सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। संसद में उच्च सदन राज्यसभा है, जहाँ पे सभापति होता है जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उनके अलावा 12 सदस्य और होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है। इस प्रकार सभी राज्य समान रूप से अपने प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं भेजते हैं। संसद का निचला सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधा जनता करती है, जिनका कार्यकाल 5 साल का होता है। चुनाव के माध्यम से, मताधिकार के माध्यम से इनका चुनाव किया जाता है। राज्यसभा को धन विधेयकों पर बहुत कम अधिकार है, क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जाते। ये विधेयकों को राज्यसभा 14 दिन के अंदर वापस लोकसभा को भेजती है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को या तो मान लेती है या फिर उन्हें खारिज कर देती है। राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों की बैठक बुलाते हैं और फिर उस पर मतदान कराया जाता है। कोई भी विधेयक तभी जाकर कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो बिल को अपने पास रख सकते हैं या फिर उसे वापस संसद में सुझावों के लिए भेज सकते हैं। ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि राष्ट्रपति ने अपने पास बिल को रखा हो। अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे उच्च न्यायालय माना जाता है भारत में। सर्वोच्च न्यायालय के पास वास्तविक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार है, जबकि उच्च न्यायालयों को राज्य के क्षेत्राधिकार हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, जबकि उच्च न्यायालय किसी राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है, जो कि राज्य के क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। किसी राज्य के ऊपर ही उसके अधिकार होते हैं। विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं। कोई भी कानून सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है, जो कि विधायिका बनाती है, यदि ये संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं है। अगर कोई भी कानून जो विधायिका या फिर संसद ने बनाया है, अगर वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति होती है कि वो उसको शक्ति से मना कर सकती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय सरकार एवं इसकी एजेंसियों को याचिका भी जारी कर सकती है। पुलिस को संबंधित केसों के मामले में कोर्ट में प्रस्तुत होना चाहिए। भारत की राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। न्यायाधीशों के खिलाफ महाभोग की प्रक्रिया का प्रावधान भी संविधान में है, जो कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय एवं संसद के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद संविधान संशोधन के माध्यम से हल किया जा सकता है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं।
आपातकाल प्रावधान की अगर हम बात करें तो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक आपातकाल का प्रावधान दिया गया है, जहां पे 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए गए हैं। तीनों प्रकार के आपातकाल हम आगे पढ़ेंगे। 352 में युद्ध और बाहरी आक्रमण जैसी स्थितियों के बारे में आपातकाल लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 352 में, जो कि 26 अक्टूबर 1962 में पहली बार लगाया गया था चीन के साथ युद्ध में, उसके बाद ये 1968 तक जारी रहा। दूसरा आपातकाल भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1971 में लगाया गया था। इसके बाद तीसरा 1975 में लगाया गया था। इसके बाद इसको 1977 में हटाया गया था। जो तीसरा आपातकाल था, इसको बहुत ही आलोचकजनक माना जाता है, यानी कि इसको बहुत ही गलत माना जाता है, जो कि इंदिरा गांधी ने लगाया था, क्योंकि उस समय देश में ऐसा कोई भी संकट नहीं था, कोई भी खतरा नहीं था जिसकी वजह से आपातकाल लगाया जा सके। कि इसे लोकतंत्र का काला दिन माना जाता है, क्योंकि उस समय विरोधियों को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया था एवं मूल अधिकारों पर चोट पहुंचाई गई थी, यानी कि आपातकाल का गलत उपयोग किया गया था। तो आइए जानते हैं 3 तरह के आपातकाल। पहला है सामान्य आपातकाल, जो कि देश की सुरक्षा के खतरे में हो सकता है। ये तब लगाया जाता है जब देश की सुरक्षा खतरे में हो, युद्ध के समय दुश्मन देश द्वारा किसी प्रकार का कोई खतरा महसूस किया गया हो, तो तब सामान्य आपातकाल लगाया जाता है। दूसरा है संवैधानिक आपातकाल की घोषणा। ये बहुत ही विवादित आपातकाल माना जाता है। इसे अनुच्छेद 356 में दिया गया है। यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा होने की रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, यानी कि अगर किसी राज्य में, कोई भी राज्य हो सकता है, वहाँ के राज्यपाल राष्ट्रपति को बताएं कि यहाँ पे संवैधानिक तौर पर कोई संकट है संविधान को लेकर, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है जिससे राज्य की स्थिति खराब हो सकती है, तो उस समय पे राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है, जहाँ पे राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है। उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर केंद्र सरकार के अधीन कर दिया जाता है, जिसमें ऐसी स्थिति में राज्य के राज्यपाल के पास सरकार एवं प्रशासन की सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं, जहाँ पे 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया हो। पहला उदाहरण 1959 में राष्ट्रपति शासन लगा के देखा गया था, जबकि कम्युनिस्ट सरकार को प्रधानमंत्री नेहरू ने बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि उस समय ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी कि ये आपातकाल लगाया जा सके। उस समय राज्य विधानमंडल का बहुमत था उस सरकार के पास, लेकिन फिर भी इसको बहुत गलत माना जाता है, क्योंकि इतने बहुमत होने के बाद भी उनका समर्थन नहीं किया गया। सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश था, क्योंकि इसकी नीतियां जनता के हित के लिए नहीं थी, तो इसको भी बहुत आलोचनाजनक माना जाता है। राष्ट्रपति शासन, इसके बाद कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, जैसे कि 1977 में, 1989 में, 1984 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, और बहुत सारी सरकारों को बर्खास्त करके राज्यपाल शासन लगा के केंद्रीय सरकार के अधीन कर दिया गया था। कई बार ये न्यायालय ने बहुत सारे निर्णयों को गलत भी ठहराया। तीसरा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है वित्तीय आपातकाल, जिसमें देश के अंदर वित्तीय संकट हो, वित्तीय अस्थिरता हो। ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 1979 में संविधान के 44वें संशोधन में बदलाव किया गया, जहां पे घोषणा की गई कि लोकसभा और राज्यसभा ही पारित किए जाने के बाद ही ऐसी कोई भी घोषणा की जाएगी। ये घोषणा के 2 महीने के अंदर ही पारित की जानी ज़रूरी है।
संघवाद स्वतंत्रता के बाद से ही संविधान निर्माताओं ने भारत की विविधता को देखते हुए संघीय ढांचे की व्यवस्था बनाई थी, जो कि एक मजबूत केंद्र सरकार हो सके। संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान है, जिसमें राज्यों की सरकारें और केंद्र की सरकारें मिलकर कुछ विशेष अधिकारों के साथ गठन करके सरकार बनाती हैं। इसलिए भारत के संविधान में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों अलग अलग हो सकती हैं। स्वतंत्रता के बाद से ही केंद्रीय और राज्य सरकारों में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद कई राज्यों की सरकार गैर कांग्रेस होने लगी, जिसमें से तनाव पैदा होने लग गया। तो वहीं से उसके बाद इंदिरा गांधी का लक्ष्य केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाना था। यह इसलिए था क्योंकि 1975 में आपातकाल भी लगाया गया था। राज्यों के नेतृत्व में भी काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी। इसके बाद 1990 के बाद तो राजनीति काफ़ी बदल ही गई, क्योंकि केंद्र में भी सरकार पूर्ण रूप में नहीं बन रही थी और क्षेत्रीय पार्टियों में भी इसी वजह से क्षेत्रीय पार्टियों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। गठबंधन की सरकारें बन रही थी। इसके अलावा जनता पार्टी के गुट भी कई राज्यों में अपना जनाधिकार मजबूत करने में सफल हो चुके थे। केंद्र राज्य संबंध, अगर केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के हम संबंधों की बात करें तो वो इन मुद्दों पे आधारित हैं। इन वजह से समस्याएं आती हैं, इन वजह से विवाद आते हैं उनके बीच। दोनों के बीच विवाद ज़्यादा तब हुए जब राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बननी शुरू हुई। ये टाइम था 1960 के दशक के बाद, जब कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बन चुकी थी, जैसे कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इन राज्यों से ये समस्याएं शुरू हुई, जहाँ पे वित्तीय संबंध एक बहुत बड़ी विवाद के रूप में सामने आया, जहां पे केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध हैं, विशेषकर कि संसाधनों का टकराव, केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली अनुदान राशि, इसके बीच में लंबे समय से राज्य अपने लिए संसाधनों का बड़ा हिस्सा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी नए प्रस्ताव में प्रदर्शन के हिसाब से अनुदान मिलेगा। राज्यपाल शासन की अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा विवाद है केंद्र और राज्यों सरकारों के संबंधों के बीच राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति शासन। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ये 1988 में यह सिफारिश की गई कि राज्यपाल की नियुक्तियों में मुख्यमंत्री की भी सलाह ली जानी चाहिए, लेकिन इस सिफारिश को किसी ने नहीं माना। सरकारी आयोग ने सहयोगात्मक संघवाद की वकालत की थी। अगर हम सापेक्ष लचीलेपन की बात करें तो विद्वानों ने संविधान को सजीव दस्तावेज की तरह माना है, जिसे समय के साथ बदलते रहना ज़रूरी है। संविधान में संशोधन करने इसके लचीलेपन को दर्शाता है, जो कि संविधान में संशोधन करने के अलावा धर्मनिरपेक्षता को इसकी आंतरिक विशेषता माना गया है। इसको नहीं चेंज कर सकते। जब संविधान में संशोधन किया जाता है तो अच्छे बदलावों के लिए किया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि उससे अधिक लाभ हो। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन से संबंधित प्रावधान की प्रक्रिया कठोर और लचीली दोनों ही है। इसी वजह से कुछ संशोधन बहुमत से ही हो जाते हैं तो कुछ के लिए 2/3 बहुमत की ही आवश्यकता होती है। इसलिए इसके अलावा राज्यों के विधानसभा के बहुमत की भी ज़रूरत होती है। इसके बाद सबसे लास्ट में राष्ट्रपति की सहमति की भी ज़रूरत होती है। दो सबसे प्रमुख इस संशोधन के पहलू हैं, जो कि पहला, संसद को इस पर संपूर्ण अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। दूसरा, संविधान ही सर्वोपरि है। कुछ आलोचक यह मानते हैं कि संविधान ही सर्वोपरि है, क्योंकि संसद भी उसी
का सृजन है। बाद में यह रिजल्ट आता है कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है तथा सर्वोच्च न्यायालय यह तय कर सकता है कि जो संशोधन किया गया है वे संविधान में मूल ढांचे के विपरीत है या नहीं है। यानी कि संसद के पास बदलाव करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक कि उसे सर्वोच्च न्यायालय स्वीकृति ना दे दे। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के ढांचे को देखते हुए उसको सही ना साबित कर दे। यानी कि सिर्फ वो संविधान को संशोधित करने का प्रस्ताव दे सकती है जिसे सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि ये संविधान के अकॉर्डिंग है या नहीं है। सारांश जान लेते हैं और इसी के साथ हमारी ये इकाई कंप्लीट हो जाती है। भारतीय संविधान एक सफलतापूर्वक दस्तावेज है जिसे लोकतांत्रिक परंपरा के मूल्यों के लिए मजबूत करने के लिए बनाया है। इसने जो परंपरा स्थापित की है वो सामान्यतः विसंगतियों को दूर करने के लिए इसकी सफलता है। संविधान संघवाद को बढ़ावा देता है, मूल अधिकारों की गारंटी देता है। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, सर्वोच्च न्यायालय इनके बीच में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। तो गाइस ये थी हमारी चौथी इकाई और इसी के साथ ये इकाई कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट इकाई देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।